लेकिन लास्ट टाइम हम ग्रेविटेशन फोर्स को पढ़ चुके हैं ना, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं। अभी जो पीछे की नॉलेज है ना, एक बार उसके थ्रू सोचो क्या होता है। फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन, स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत अधूरा है, वो क्या लिखना चाहिए हमें कि नेट फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन। अच्छा क्या है एक्सेलरेशन? तो हमारी नॉलेज ये है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसीलिए इसका फॉर्मूला बनाया। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है वो हम पहले भी वीडियो में डाल चुके हैं। अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन, इसमें क्या है हमारे लिए। अच्छा अगर हम ऐसा सोचे कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m, उसको अर्थ अपनी सरफेस पर एक फोर्स लगाकर खींचती है। फोर्स लगाने के दो तरीके होते हैं, उसको कांटेक्ट में रखो, पुश करो या पुल करो। दूसरा, दूर से फील्ड बनाकर अट्रैक्ट कर लो या रिपेल कर लो। अर्थ कौन सी फोर्स लगाती है, ये कांटेक्ट की कि नॉन कांटेक्ट? तो अर्थ नॉन कांटेक्ट फोर्स लगाती है, जिसको हम कहते हैं फील्ड फोर्स। अब वो फोर्स जिसको हमने पढ़ा वो कौन सी है, ग्रेविटेशन। ठीक है, अगर वो फोर्स ग्रेविटेशन है तो उसके थ्रू जो फील्ड बनती है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ खींच लेता है, क्यों? तो इमेजिनरी लाइन बनती है, जिसको हम कई जगह पर छोटे मोटे रूप में देखते भी हैं, वो मैग्नेट लाइन बना लेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट और भी हैं जिन्होंने ये दिखा दिया कि वो इमेजिनरी लाइन वाकई में होती है, मतलब फील्ड है। अभी ग्रेविटेशन फोर्स भी नॉन कांटेक्ट है, फील्ड फोर्स है, इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे काम करती है। तो फोर्स का अमाउंट जो हम कैलकुलेट करते हैं या फोर्स को हम डिफाइन करते हैं कैसे, कि किसी बॉडी पर कितना फोर्स लगा तो कितना उसमें एक्सेलरेशन आता है ना। जैसे कि A इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, ये कैलकुलेशन हमें देता है कि कितना फोर्स लगाओगे कितना इसमें एक्सेलरेशन आएगा। अभी फोर्स कितनी ताकतवर है हमने इसको एक बार डिस्कस भी किया था। लाइक अगर हम बात करते हैं कि फोर्स 1 न्यूटन, तो कितनी ताकतवर है। तो इसको फील करने के लिए अपने हाथ में 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट ऐसे करके रख लो, जो ताकत आपको ये दबा रहा है वही क्या है, 1 न्यूटन, और ये बहुत कम है। हम अपने डे टू डे लाइफ में 5 किलो 10 किलो 20 किलो 30 किलो 40 किलो ऐसे सामान को लिफ्ट करते हैं, तो उस टाइम जो हमें फोर्स फील होती है वो क्या है, वो क्या चीज है। लाइक हमने इसको लिफ्ट किया 10 किलो, अब केजी हर जगह हम नहीं लगा, मतलब कि जैसे कि हम बोलते हैं फोर्स को क्या नापते हैं, फोर्स को नाप सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, करेक्ट है। अच्छा लेकिन हर जगह केजी हम लगाए, देखो फोर्स को हम क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हर जगह पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये नहीं लगाना चाहिए, मतलब हम नहीं लगाते, बहुत बड़ा पड़ जाता है बोलने के लिए, क्योंकि ये हर जगह पर सेम मानते हैं हम, बस मास बदल जाएगा लेकिन जो ग्रेविटी के कारण ये एक्सेलरेशन बनेगा वो सेम रहेगा। तो हम क्या बोलते हैं कि फोर्स लग रही है 10 केजी, तो 10 केजी फोर्स का क्या मतलब है, 10 न्यूटन, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आपने 5 किलो का सामान उठाया, उसको अपने हाथ पर ऐसे रख लो, तो जिस ताकत से वो आपको दबा रहा होगा वही ताकत क्या है, 5 न्यूटन। हम फील कर सकते हैं। ओके, अभी हमारी जो नॉलेज है वो क्या है कि ग्रेविटी केवल दूसरे मास को अट्रैक्ट करती है। फोर्स कैसे है क्या है इस फॉर्मूले को एक बार देखेंगे, बट उससे पहले ये देखो, अगर एक मास m, उसको हम फ्रीली ड्रॉप करेंगे तो वो नीचे की तरफ सरफेस पे जाएगा। कहां जाना चाहता है, तो क्या कहती है फिजिक्स, टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर पे क्या काम करता है, सेंटर पे पॉइंट मानते हैं, और न्यूटन के सभी लॉज एक पॉइंट के लिए वैलिड है। इसीलिए ग्रेविटेशन फोर्स भी कहां से कहां लगती है, सेंटर टू सेंटर, पॉइंट टू पॉइंट। इसका सेंटर कहां, यहां, तो डिस्टेंस भी यहीं से लेंगे, फोर्स भी इसी से लेंगे, सेंटर ऑफ मास। अभी
फोर्स लग रही है क्या होती है ये समझ चुके हैं, ठीक है। एक बार फिर से, क्या है फोर्स? पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। क्या करती है? स्पीड में चेंज, डायरेक्शन में चेंज, शेप में चेंज। अभी हमारा कंसर्न कौन सा है? केवल और केवल स्पीड में चेंज, ठीक है। जब तक न्यूटन नहीं थे तब तक हम क्या पढ़ते थे कि नेचर ऐसे काम कर रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है कि ये क्यों काम कर रहा है, इसमें क्या होना चाहिए। न्यूटन ने किया एक्सप्लेन कि एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करो तो इसको एक फोर्स लग रही है। क्यों नीचे आता है? एक फोर्स है। क्यों घूमता है? एक फोर्स है, ठीक। अब उसको कैलकुलेट करने का तरीका जो समझाया गया वो क्या निकला, तो देखो, जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं तो क्या है इसके पास? एक मास। अर्थ के पास भी क्या है? मास। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग जो उनकी प्रिंसिपल है, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि जैसे एक चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ एक इफेक्ट लेकर आता है फील्ड का, क्योंकि इसको तो हमने पकड़ा नहीं है, अर्थ ने ऐसे हाथ नहीं निकाला कि तुम ऐसे आओ, ये दूर से ही नीचे आ गया, तो मतलब फील्ड है। तो न्यूटन ने इसको एक्सप्लेन किया कि जो फोर्स वर्क करती है किसी ऑब्जेक्ट पर वो कैसे काम करती है। वो डायरेक्ट डिपेंड करती है मास पर, डायरेक्ट डिपेंड करती है कि दो बॉडी का मास कितना कितना है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा हम उसको फील्ड मानेंगे, उतने ही ज्यादा ताकतवर फोर्स मानेंगे। ये और फोर्स किस पे इनवर्स है? तो इनवर्स है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, कैपलस लॉ, कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर ले जाओगे उसकी घूमने की रफ्तार कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? न्यूटन ने कहा ये फोर्स काम करती है। कितनी हो जाएगी कम? कैलकुलेशन दिया। अच्छा, जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे देन वी विल गेट ए कांस्टेंट। अब अगर सपोज कर ले कि एक ऑब्जेक्ट जो छोटा सा पार्टिकल है, इसका स्मॉल मास, और अर्थ दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास कैपिटल एम, वो भी कहां लोकेटेड है? पूरी अर्थ का मास उसके सेंटर में और इसका मास भी इसके सेंटर में। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है वो इतना अमाउंट होगा। फोर्स की कैलकुलेशन F इक्वल जी के स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा, इस लॉ से पहले न्यूटन ने फोर्स को एक्सप्लेन किया इस तरीके से। इसको समझाने से पहले यह बताया, इसका मतलब क्या कि ये बाद में आया, बाद में एक्सप्लेन किया गया, ये पहले किया गया एक्सप्लेन। तो इसका यह मतलब है कि न्यूटन फोर्स के बारे में जान चुके थे कि 1 न्यूटन की फोर्स कितनी ताकतवर होती है। 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इतना मान लो। कोई किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम माने उसका मास 1 kg है, उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो जो हम धक्का देंगे इतना एक्सेलरेशन लाने के लिए वही फोर्स होगी 1 न्यूटन। देखो एक्सेलरेशन क्या है? F अपॉन में m। मास कितना है? 1 kg है। तो ऑब्जेक्ट को इतना धक्का दो कि ये 1 आ जाए। तो हमने जितना धक्का दिया कि ये 1 आ गया, तो इसके 1 तभी आया जब फोर्स भी कितनी आएगी? 1 न्यूटन। देखो ना, 1 और ये भी 1 आना चाहिए, तो इसको भी 1 लेकर आना है। कितना ताकत होना चाहिए? 1। तो न्यूटन एक बात समझ गए थे कि 1 न्यूटन फोर्स कितनी ताकतवर होती है। अब यहां पर ये कितने न्यूटन है? अगर ये फोर्स 10 न्यूटन है तो इसका क्या जो कांस्टेंट है? समझ रहे हो? जैसे न्यूटन ने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि 1 न्यूटन कितना होता है, उसको हम फील कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको स्टडी करें तब इसके बाद क्या, ये जो अमाउंट है क्या ये भी 1 न्यूटन होगा? ये कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, मास कितना कितना लिया उस पर भी डिपेंड कर रहा है। इन केस कि अगर हम इसका मास 1 ले लें, इसको भी 1 कर लें और डिस्टेंस को भी इनके बीच की 1 कर लें, तो ये दोनों जिस ताकत से एक दूसरे के पास आएंगे वो 1 न्यूटन होगी। डिस्टेंस भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो यहां जो कांस्टेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 न्यूटन फोर्स के। तब ये भी ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा या करना पड़ेगा, ये जरूरी है।
देखो मास कितना है 1, ये भी कितना है 1, डिस्टेंस भी कितनी है 1, तो फोर्स किसके इक्वल आ गई? क्या ये 1 है? ये कंसर्न है हमारा। जैसे हमने इसको पढ़ा 1 करो 1 करो, फोर्स कितनी आ जाएगी 1। इसको 1 किया 1 किया 1 किया, क्या इनको 1 करने से फोर्स भी 1 आई? अब तो नहीं दिखता है कि फोर्स 1 नहीं है, इज नॉट 1 न्यूटन। समझ में आ रहा है ना कि यहां तो 1 1 करने से 1 हो गया, बट यहां पर 1 1 1 करने से 1 नहीं आ रहा, फोर्स इसके इक्वल आ रही है। अगर ये भी 1 हुआ तब जाके मानेंगे कि फोर्स 1 न्यूटन है। ये भी हुआ तो जब ये इसमें तो वाला केस आ गया ना, तब हम समझ गए कि इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 है कि नहीं, ये डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी ये जरूरी है। समझ रहे हो ना कि ये तो 1 आना है कि नहीं, ये तो पे डिपेंड कर रहा है कि अगर ये 1 हुआ तो जाके फोर्स 1 होगी। लेकिन इसकी वैल्यू का क्या, 1 कैसे होगी ये 2 कैसे होगी? क्या ये 1 हो सकती है? जैसे एक कार की रफ्तार, उसको चाहे तो 1 भी कर लो, चाहे 2 कर लो, चाहे 10 कर लो, चाहे 100 कर लो, उसको हम कर सकते हैं। क्या इसको भी हम 1 कर सकते हैं? अब ये हमारा क्वेश्चन है। लेकिन ये है क्या? इट इज ए कांस्टेंट। यहां आके फंस गए। और जो चीज कांस्टेंट होती है, हमने क्या पढ़ा? देखो कांस्टेंट के बारे में कुछ बातें याद रखो। पहला कि कांस्टेंट कैसे कैसे होते हैं, 2, आर्बिट्ररी और परमानेंट। परमानेंट का मतलब यूनिवर्स में सब जगह सेम, जैसे लाइट की रफ्तार। आर्बिट्ररी मतलब एक इक्वेशन के लिए एक कांस्टेंट, दूसरे के लिए दूसरा कांस्टेंट। ये वाला कौन सा है, आर्बिट्ररी कि परमानेंट? है ना, जैसे पाई की वैल्यू वो हमेशा फिक्स रहती है, चाहे कहीं भी जाओ, तो वो परमानेंट है, यूनिवर्सल है। ये कैसा है? अब यहां आके कंसर्न हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, इसको सुनना। जो ऑब्जेक्ट का मास है उसको 1 kg लिया, अगर दूसरा भी 1 kg ले ले पूरे यूनिवर्स में, तो फिर इसको भी 1 करो, इसको भी, तो पूरे यूनिवर्स में अब मास 1 kg हो ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग हो सकता है, अलग अलग जगह, और उनकी बीच की डिस्टेंस भी अलग अलग हो जाएगी। तो ये कितना है या कितना आना चाहिए, इसको कैलकुलेट कैसे किया हमने? तो सुनो, ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपको एक तरीका बताता हूं मैं कैसे करना है कैलकुलेट, है ना। मानो कि पानी को पता लगाना है कि पानी कितनी फोर्स लगाता है। जैसे हमने सुना है कि एक ग्लू है, ग्लू के अंदर हाथ डालो चिपक जाता है, तो ग्लू ने फोर्स लगाया ना। इसी तरह से, जैसे एक और तरीका सुनो, जब हम सब्जी लेने जाते हैं तब हमें आलू कितना फोर्स लगाएगा, कितना भारी है, हमें नहीं पता होता। हम क्या करते हैं, उसको दूसरे वजन से कंपेयर कर लेते हैं। आ रहा समझ में? इसी तरह से करंट, 1 एम्पियर करंट कितनी होती है हमें नहीं पता, हमने स्प्रिंग लगाया, करंट दिया, पास आ गया एक ऑब्जेक्ट। तो हमें फोर्स को अगर नहीं आता तो उसको हम दूसरे से कंपेयर कर लेते हैं। जैसे पानी के अंदर एक प्लेट डुबा दिया, उसको जब बाहर निकालोगे तो जो बाहर निकालते वक्त दिक्कत आएगी वो पानी की फोर्स है आपस में। वरना पानी से तो पूछने नहीं जाओगे कि पानी तुम आपस में कितनी फोर्स लगा रहे हो, हमें खुद पता करना पड़ेगा। इसी तरह इस फोर्स का अमाउंट कैलकुलेट करो। कैसे? इसको सबकी वैल्यू हम अपने आप से चुन सकते हैं। ये भी ले सकते हैं अपने आप से, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा। डिस्टेंस कुछ भी रखो, ये कुछ भी रखो, ये कुछ भी रखो। क्यों ये कुछ भी क्यों रखो? क्योंकि हर किसी का मास सेम तो नहीं है ना, इसीलिए ये आपकी चॉइस है। इसको कुछ भी, इसको कुछ भी, इसको कुछ भी, फिर उनको आप फ्रीली छोड़ दो। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या हो सकता है कि वो ऑर्बिट करें। ऑर्बिट क्यों करेंगे इसको भी आगे देखना एक बार। अट्रैक्ट तो पता है कि ऐसे ड्रॉप कर दो अट्रैक्ट, लेकिन ये दोनों, अगर ये एक स्टील की बॉल है,
ये एक लेड की बॉल है, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगी, क्या पता ये रोटेट करे। रोटेट करने से एक फायदा है, क्या फायदा है तो सुनो, अगर हम किसी स्प्रिंग को मोड़ मोड़ के इतना कर दें कि हम उसको जब छोड़ें तब उसका दबाव हमें महसूस हो जाए। जैसे एक स्प्रिंग को मैंने दबाया और यहां पर लाके अपना हाथ रख दिया, तो हाथ पे कितना धक्का लग रहा है ये पता कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम किसी वेइंग मशीन पर वजन नापने के लिए खड़ा होते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं और वजन हमारा पता लग जाता है। एक रिएक्शन फोर्स, याद है ना, वेट एक रिएक्शन फोर्स। अब अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो स्प्रिंग ट्विस्ट हो जाएगी, मुड़ जाएगी, और उसके मुड़ने से जितना रिएक्शन पैदा होगा, जितना टॉर्क बनेगा, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको भी अगर ये कैलकुलेट हो जाता है कि फोर्स कितनी है, तभी भी मिल जाएगा, काम हो जाएगा हमारा। और ये किया गया, जैसे आप कर सकते हो तो ऐसे ही किसी और ने पहले कर चुके हैं, वो कैवेंडिश, उन्होंने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया। इसी तरीके से फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीका आपको आइडिया लग गया, चाहे तो आप भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सेटअप और थोड़े से गाइडेंस की नीड होगी। और ये जो निकाले गई वैल्यू इसके 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 ऊपर डिपेंड करके ये वैल्यू निकलती है 6.67 10 टू द पावर -11। आगे ऐसा यूनिट आप खुद से भी बना सकते हो, बनाओगे, देखो इसको निकालना है, आर स्क्वायर उधर जाएगा, तो बनाते हैं फॉर्मूला। तो G इक्वल्स एफ आर स्क्वायर अपॉन में मास, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, और केजी का स्क्वायर, तो केजी का स्क्वायर ऊपर, पर केजी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई, रख दो यहां पर यूनिट। और ये वैल्यू जो निकली वो कोई भी मास लेके निकली, यहां पर कोई भी मास ले सकते हैं ना, इसीलिए आप यूनिवर्स में कोई भी मास लो, इसकी वैल्यू नहीं बदलने वाली, क्योंकि कोई भी मास लेंगे ये फिक्स रहेगा। फिक्स रहेगा मतलब परमानेंट कांस्टेंट सभी मास के लिए, और इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। जैसे स्पीड ऑफ लाइट वैसे ही ये, ठीक है ना। ये कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से निकाला गया, बट इट इज नॉट आवर कंसर्न, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है, हम इसको यहां तो नहीं कर सकते बोर्ड पे। ओके, अब थोड़ा सा हमें और आगे सोचना है। ये क्या था, फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीका। ये क्या, एक कांस्टेंट, कौन सा वाला, आर्बिट्रेरी की परमानेंट, परमानेंट, यूनिवर्सल। अभी फोर्स का एक इफेक्ट और जानते हैं, वो क्या है कि जब भी फोर्स लगेगी, नेट फोर्स, इट इज इंपॉर्टेंट कि वहां पर नेट फोर्स होनी चाहिए। स्टूडेंट अक्सर फोर्स लिखते हैं, लेकिन ये नहीं, आप हमेशा लिखो नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या पैदा करती है, एक्सेलरेशन, ठीक है। कितना होता है, कैसे होता है, लेट्स ये देखो, पहले फोर्स को देखो, जो न्यूटन का हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं, एक मास दूसरा मास, स्मॉल एम कैपिटल एम, इनके बीच में जो फोर्स लगनी है, क्या लगनी है इसमें, सेंटर से, क्योंकि न्यूटन के सभी लॉ पॉइंट मास के लिए वैलिड, तो सेंटर टू सेंटर, डिस्टेंस भी सेंटर टू सेंटर, ये जरूरी है। यहां से मत लेना सरफेस से, ये न्यूटन का लॉ नहीं है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। अभी अगर एक ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली ड्रॉप कर देते हैं तो वो बिना कांटेक्ट के नीचे गिर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है, करेक्ट ना। अच्छा, जब फोर्स आती है तब इसमें एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, जब फोर्स लगती है तो फोर्स कैसी है, क्या बदल सकती है, क्या नहीं। ये मास अर्थ, ये मास ऑब्जेक्ट, जब तक ये फोर्स ना बदले ये कांस्टेंट रहेगा, और ये होता है, इसका मतलब कि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स फॉर वन पर्टिकुलर मास इज कांस्टेंट। ग्रेविटेशन फोर्स
अगर ग्रेविटेशन फोर्स एक मास के लिए कांस्टेंट है तो बताइए कांस्टेंट फोर्स से क्या मिलता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब नॉट चेंजिंग एक्सेलरेशन, वो जो चेंज नहीं होता वो मिलता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा। और यूनिफॉर्म है तो बहुत आसान है, फिर तो कैलकुलेशन जो हमने 4th चैप्टर में पढ़ा, 5th में पढ़ा, सब इसी के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पढ़ के बोलो नाम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया? ग्रेविटेशन की वजह से। इसको हम पर्टिकुलर नाम से बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन फोर्स। और इसके लिए हमने सिंबल रिजर्व किया हुआ है, उसको लिखते हैं स्मॉल जी। तो ये जो एक्सेलरेशन है इसमें ये स्मॉल जी। अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो पढ़ के बोलो कैसे इसको सोचेंगे। हर एक सेकेंड स्पीड में चेंज सेम है। अगर ये सेम है तो प्रिडिक्टेबल है, कहीं भी जाके प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आगे इतनी स्पीड होने वाली है। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये अगर है तो सोचो कितनी फोर्स है ग्रेविटेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें क्या पता है? ये m इंटू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन, तो फोर्स भी कौन सी? ग्रेविटेशन। एक फोर्स ये जो हम पहले से जानते हैं, फंडामेंटल लॉ, और ये भी फंडामेंटल है जो ग्रेविटी का हमने पढ़ा, क्योंकि ये नेचर का ही रूप है, आर स्क्वायर, है ना। ये भी ग्रेविटेशन और ये भी ग्रेविटेशन। जब दोनों एक ही है, दोनों को इक्वल रख दो। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इक्वेशन के साथ खेल कर रहे हैं। इक्वेशन में हम मैथमेटिक्स करेंगे, क्या रिजल्ट निकलेगा इसमें कोई हैरानी नहीं है। इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन, और इक्वेशन निकालेंगे। अब ये चीज होगी कैलकुलेशन टेक्निक, जिसको हम कहते हैं फॉर्मुलेशन। इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, और ये किसका मास है ये जरूरी है। एक्सेलरेशन जिसका उसी का ये मास। किसका मास? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जो एक्सेलरेट करती है उसी का मास, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। व्हाट आर? आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। कहां से डिस्टेंस है? उनके सेंटर से। तो ये डिस्टेंस। ओके, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल आउट। G इक्वल्स जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अब एक बात को एक्सप्लेन करो, सुनना ध्यान से। जो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट में आया, क्या वो मास पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा? कुछ अजीब है ना। इसमें क्या होता है ये देखो, ए इक्वल्स फोर्स अपॉन मास। किसका मास? जो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कितना ऑब्जेक्ट का मास है। इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा क्या वो डिपेंड कर रहा है? कुछ तो है ग्रेविटी में जो बहुत ही ज्यादा अजीब है। अजीब चीज जाननी है? अब सुनो ध्यान से, जिसको हम सॉल्व करेंगे बड़े तसल्ली से। देखो क्या, अगर हम एक भारी ऑब्जेक्ट लेते हैं, सपोज मैं एक और गैलीलियो की प्रिंसिपल भी निकल के आई थी इसी से। ये देखो, इन दोनों का मास हम श्योर है कि अलग अलग है। जब दोनों को ड्रॉप करेंगे तब दोनों के दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे, नो सरप्राइज। इसको भी पानी भरा हुआ है, मास अलग है, ड्रॉप करेंगे तो सेम टाइम पे। एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना। अब एक बात समझाओ, अगर ग्रेविटेशन फोर्स ऑब्जेक्ट पर लगती है तो ऑब्जेक्ट का स्पीड में चेंज या ऑब्जेक्ट को पहले गिरना चाहिए। देखो फिर से बताता हूं मैं। अगर ऑब्जेक्ट हल्का है
तो उसको हम जैसे कि हम ना एक एग्जांपल के तौर पर देखना, बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको सॉल्व करूंगा मैं, बताऊंगा। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास 5 है और फोर्स 10 है, मास 5 फोर्स 10, और दूसरे का मास 10 है, फोर्स दोनों पे सेम लग रही है, छोटे पे भी और बड़े पे भी, क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम आएगा? कैलकुलेट करें तो नहीं आएगा। क्यों? 10 फोर्स अपॉन 5, ये तो हो जाएगा 2 इसके लिए, और इसके लिए 10 अपॉन 10, इसके लिए हो जाएगा 1। करेक्ट? मतलब स्पीड में चेंज अलग अलग आएगा, एक की स्पीड ज्यादा, एक की स्पीड कम। अगर स्पीड ज्यादा और कम होगी तो पहले गिरना चाहिए जिसकी स्पीड ज्यादा है। ग्रेविटेशन में ये क्यों होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम रेट पे गिरते हैं, है ना? एक जो अजीब चीज लगती है, बताऊंगा मैं आपको क्या इसका रीजन है। दूसरा, ये एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा? कहां गया ऑब्जेक्ट? ये एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है कि अर्थ का मास कितना है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है। मास कितना है ऑब्जेक्ट का डिपेंड नहीं कर रहा है, जो कि अजीब बात है। हल्का है कि भारी है, मतलब कि जिसको अर्थ खींच रही है वो हल्का रहेगा कि भारी रहेगा, नो डिपेंडेंसी। ये सारी प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है अगर ना पढ़े, ना ध्यान दें तो। वरना सिंपल सिंपल पढ़ा, ये फॉर्मूला पढ़ लिया, ठीक है, ओवर। नहीं, ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सोचे, ध्यान देते हैं इस पे। अच्छा, उससे पहले इस इक्वेशन को एक बार देखो। इससे हम बुक्स में, नोटबुक में, एग्जाम में कैलकुलेशन करते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या आने वाली है। इसको भी ध्यान देना कि मास किसका है, जो एक्सीलरेट खुद करता है। ओके, हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम जो मैंने अभी डिस्कस किया ना आपसे, कि दोनों सेम रेट पे क्यों नहीं गिरते, तो आपने कहा गिरेगा। कब गिरेगा? जब एक पंख को ले लेंगे और एक पत्थर को। पंख बाद में गिरेगा, पत्थर पहले गिर जाएगा। जो भारी होगा वो पहले गिर जाएगा। लेकिन ये कंडीशन तब हम बात करेंगे जब दोनों का मास, चलो ठीक है, अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन हम ये कंडीशन, कौन सी कंडीशन, कि दोनों सेम कब गिरेंगे, ये मैं आपको कंडीशन बना रहा हूं। मैं ये कहूंगा कि एयर का रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो आपने जो कहा कि एक लाइक हम एक पंख लेते हैं और एक भारी पत्थर लेते हैं, तो पंख बाद में गिरेगा, पत्थर पहले गिरेगा। ये देखो, छोटा सा मास, बड़ा सा मास, ये मास, ये फोर्स, तो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? फोर्स अपॉन मास, A1, फोर्स अपॉन मास 1 and 2। बताओ, हल्का वाला पहले गिरेगा कि भारी वाला? पहले हल्का वाला ना। आपने क्या कहा कि पहले हल्का वाला बाद में गिरता है और भारी वाला ये पहले गिरता है, यही ना? तो कुछ तो अजीब है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा? हम कह रहे हैं कि पंख, मतलब दोनों चीजें, पंख और भारी पत्थर अलग अलग गिरते हैं। प्रॉब्लम क्या है पहले वो समझो। प्रॉब्लम ये कि दो ऑब्जेक्ट को जब हम ड्रॉप करें, मैं कह रहा हूं कि सेम रेट से गिरते हैं, आपने कहा अलग अलग गिर सकते हैं। कब गिरेंगे? एक पंख को लो और एक पत्थर को लो, आपने ये स्टेटमेंट दिया। अभी मैंने ये समझाया कि हल्का वाला पहले गिरेगा और भारी वाला बाद में गिरेगा, और आपकी प्रोसेस ये बता रही है कि पत्थर पहले गिरता है, मतलब कि जो हैवी है वो पहले गिरता है और लाइटर ऑब्जेक्ट बाद में गिरता है ना? ये लेटर और ये अर्लियर लेटर, है ना? हैवी वाला आपके लिए इक्वेशन क्या बता रही है? इक्वेशन बता रही है दिस मस्ट बी अर्लियर, और इसमें दिस मस्ट बी लेटर।
इक्वेशन तो ये बता रही है, फोर्स कांस्टेंट है ग्रेविटेशन एग्जांपल के लिए। तो आपकी बात ये रही, इक्वेशन की बात ये रही, सही क्या है? बहुत कंफ्यूजन हो जाती है ऐसे में, आपको खुद समझ में आना चाहिए। कंफ्यूजन पता हो तो सॉल्यूशन ढूंढने में ज्यादा मजा आता है। सो लेट्स बी फाइंड इसका सॉल्यूशन क्या है। अब ध्यान से सुनना। हमारी जो लास्ट टाइम की प्रॉब्लम थी वो क्या थी, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे ना कि एक हैवी ऑब्जेक्ट और एक लाइट ऑब्जेक्ट, अगर ये दोनों कहीं से अगर हम गिराते हैं इसको किसी हाइट से, एक मिनट, अगर हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से गिराओ तो वो दोनों सेम एक्सेलरेशन से गिरते हैं। लेकिन हमारी फिजिक्स की नॉलेज हमें ये इंफॉर्म करती है कि F इक्वल्स ma, न्यूटन का फंडामेंटल लॉ, कि किसी बॉडी को फोर्स लगाओ तो वो एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेट भी वही करेगी जिस पर फोर्स लगाई जा रही है ना। अब यहां से अगर सोचें कि एक्सेलरेशन कितना आएगा, सो इसकी कैलकुलेशन हमें यह समझाएगी कि एक्सेलरेशन होगा दिस मच, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अगर एक ऑब्जेक्ट पर या दो ऑब्जेक्ट पर फोर्स कांस्टेंट है, इन दोनों पर कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशन। इसको भी और इसको भी, दोनों को हम किसी हाइट से गिराते हैं तो दोनों पर जो फोर्स लगेगी वो ग्रेविटेशन की फोर्स है। लेकिन जब फोर्स कांस्टेंट है, मास अलग अलग है, तो जिसका मास हैवी है ना, अगर ये नंबर बढ़ जाएगा तो एक्सेलरेशन को कम हो जाना चाहिए था, और अगर ये मास हल्का है तो ये बढ़ जाना चाहिए था एक्सेलरेशन। मतलब कि m1 वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा, m2 वाले का एक्सेलरेशन कम होना चाहिए था। एक और इंफॉर्मेशन वो ये कि न्यूटन का ग्रेविटेशन फोर्स, न्यूटन की ग्रेविटी एक्सप्लेन करती है कि फोर्स ऑन टू ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल एंड अपोजिट। अच्छा, इज इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल और अपोजिट होती है। तो जितनी फोर्स ये अर्थ पे लगा रहा होगा उतनी ही फोर्स अर्थ इस पे लगाएगी। ये फोर्स ऐसी क्यों बिहेवियर करती है? हमारी प्रॉब्लम इसमें आ गई थी कि हमारा दिमाग कहता है कि जब हम हैवी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो हैवी ऑब्जेक्ट फास्ट गिरता है और लाइट ऑब्जेक्ट बहुत धीरे गिरता है। तो हम यहां रुके थे कि दोनों सेम रेट पे क्यों गिरते हैं, जिसको गैलीलियो ने खुद एक्सप्लेन किया कि इनका फॉलिंग जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, फॉलिंग रेट, ये सेम होता है चाहे ऑब्जेक्ट हैवी हो चाहे लाइट हो। ये सेम कब होगा? सेम तब होगा ये जब हम सब कुछ रेजिस्टेंस हटा दें। मतलब कि हम एयर की बात नहीं कर रहे, इसको वैक्यूम में ड्रॉप करते हैं। अगर हम यहां पर चारों तरफ वैक्यूम बना लें, कैसे बनता है? एयर को सक आउट करके, तो जाकर जो इनका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सेम हो जाएगा। बट नॉलेज क्या कहती है कि जिस पर हम मास ज्यादा देखते हैं उसको एक्सेलरेशन कम करना चाहिए था। या अब हमारी ये भी दिमाग कहता है कि जो भारी है वो पहले गिर जाएगा। तो दोनों दिमाग अलग अलग बातें बोलता है। इसको न्यूटन ने सपोर्ट कैसे किया, इसको समझना। ये देखो, दोनों का एक्सेलरेशन अगर सेम है, ठीक, तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या है कि m1g इक्वल्स टू m2g। ये दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। अब यहां से समझना क्या हो रहा है। जिसका मास हैवी है m2 वाला, ठीक है, और m1 वाला मास कम है। अगर ऐसा है तो दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? दोनों पर फोर्स इक्वल कैसे हो सकती है? अलग अलग हो जाएगी। और ये भी तो वही बताता है कि फोर्स ऑन टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल एंड अपोजिट। मतलब कि दो ऑब्जेक्ट पर फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगती है। जितना ये फोर्स लगाएगा, अर्थ भी उसको उतना ही फोर्स लगाएगी। अगर ये 20 फोर्स लगाता है अर्थ पर, तो अर्थ भी 20 लगाएगी, और अगर ये 50 लगाता है तो अर्थ भी 50 लगाएगी। जो फोर्स ज्यादा लगाएगा
वो तेजी से गिर जाना चाहिए। पहले दिमाग में बात क्लियर हुई? तो ऐसे कि इसने 20 की फोर्स अर्थ को लगाया, तो अर्थ ने भी इसको 20 की फोर्स लगाया, तो इस पर जो नेट फोर्स काम कर रही है नीचे की तरफ खींचने वाली वो 20 है, इस पर 50 काम कर रही है ना? कि एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है ग्रेविटेशन में, दो ऑब्जेक्ट दूर से एक दूसरे को इंस्टेंटली इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। अब ये 20 की फोर्स और ये 50 की फोर्स, तो जिस पर फोर्स ज्यादा तुम तेजी से गिर जाओ, तेजी से नहीं गिरता है, ये दोनों सेम गिरते हैं। इसका मतलब कि ये कैलकुलेशन दोनों के लिए सेम है। और एक फॉर्मूला देखो, मैथमेटिक्स जो बता रही है पहले उसको समझते हैं। मैथमेटिक्स कह रही है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो ऑब्जेक्ट का मास है mu उस पर डिपेंड नहीं करती है, ये केवल और केवल किस पर डिपेंड करती है? अर्थ के मास पर और उन दोनों के बीच की रेडियस पर। ठीक है, और ये वैसे रेडियस कौन सी है? रेडियस जो हम दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस मानते हैं। तो ग्रेविटेशन का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करेगी। ये एक बात हो गई जिसको हम पढ़ते हैं मैथमेटिकली। कंसेप्चुअली क्या है? तो हमारा डाउट ये होना चाहिए कि ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। चलो, इसका ये कंसेप्ट अलग और इसका ये कंसेप्ट अलग। मैं फिर से एक बात कहता हूं कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दो ऑब्जेक्ट का सेम है तो जरूर इन पर फोर्स भी सेम लग रही होगी। फोर्स सेम कैसे हो सकती है ये दिमाग में नहीं बैठ रहा है अभी तक। एक तरफ हम कहते हैं कि फोर्स ऑन टू ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल एंड अपोजिट, जो जितनी फोर्स लगाएगा अर्थ भी उतनी लगाएगी। ये 50 लगाता है तो अर्थ भी 50 लगाएगी। तो फोर्स तो अलग अलग है और एक जगह पर ये हमें मिलता है कि सेम है। एक्सेलरेशन कब से मिलता है? जब फोर्स सेम लगे, कांस्टेंट हो। है ना? देखो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है तो ध्यान से सुनना। यहां पर जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा है उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा है। मतलब कि अगर हमारे पास एक कैनन बॉल है भारी सी लोहे की, उसको अगर हमें ड्रॉप करना है तो कैसे करेंगे? ऐसे हाथों में पकड़ के उसको छोड़ना चाहेंगे। कैनन बॉल वो चलना नहीं चाहेगी क्योंकि उसके पास इनर्शिया है कि वो नीचे की तरफ ना गिरे। तो इसका इनर्शिया ज्यादा है कि ना गिरे ये। मतलब फिर से देखो, हमने हैवी ऑब्जेक्ट को सोचा कि वो तेजी से गिरेगा। क्यों तेजी से गिरेगा? क्योंकि इस पर फोर्स कितनी लगेगी? 50 लगेगी। क्यों 50 लगेगी? क्योंकि ये भी अर्थ को 50 फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। ये 50 लगाएगा तो अर्थ भी 50 से लगाएगी और अर्थ इसको खींचेगी। लेकिन जिस पर फोर्स ज्यादा है वो फास्ट गिरना चाहिए। फास्ट नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि इसको फास्ट गिरने से इसका ज्यादा इनर्शिया रोकता है। न्यूटन की एक्सप्लेनेशन क्या है कि जिसका मास जितना ज्यादा है वो उतना ही इनर्शिया रखेगा और वो गिरना नहीं चाहेगा। जिसका मास कम है ये, तो उसका इनर्शिया भी कम है ना? अब दिमाग में सोचना, इसको तेजी से गिरना चाहिए था, नहीं गिरा। इसको थोड़ा सा देखो, इसको तेज और इसको लेट, इसको लेट होना चाहिए था और इसको अर्लियर। कितना लेट होना चाहिए था? मैं टाइम को एक बार सीक्वेंस में बनाता हूं और समझना। इसको 5 सेकंड लगाने चाहिए थे, 5 सेकंड्स, और इस वाले को 10 सेकंड। ठीक है ना? क्योंकि इसका इनर्शिया कम है। इसका इनर्शिया कम मतलब कि हल्का है तो ये जल्दी, तो ये देर में गिरना चाहिए। ये भारी है तो जल्दी गिरना चाहिए। अभी मैं इनर्शिया नहीं बोलता हूं, लेकिन अब मैं बोलता हूं। ठीक, अब मैं क्या बोलता हूं कि जिसका इनर्शिया ज्यादा है वो और रुकना चाहेगा, तो 5 सेकंड नहीं, अब ये 7 सेकंड लेगा, है ना? ये 5 से 7 सेकंड।
और इसको लेट गिरना चाहिए था, लेकिन इसका इनर्शिया कम है तो थोड़ा सा जल्दी गिरेगा। ये पहले लेट था, अब ये जल्दी गिरेगा। ठीक है। अच्छा, फिर से एक बार, इसको जल्दी गिरना चाहिए था बट इसके पास इनर्शिया भी ज्यादा है, मोर इनर्शिया। ये थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि ये रुकना चाहेगा हवा में। ऐसे ड्रॉप करेंगे तो ये रुकना चाहेगा, तो ये 5 से 7 सेकंड ले लेगा, इसीलिए इनका फॉलिंग रेट सेम है। देख लो एक बार ध्यान से, जो हम ये न्यूटन की प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट सेम रेट पे क्यों गिरते हैं, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, इस दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि अब तक हम कंफ्यूज रहते हैं कि भारी वाले को पहले गिरो, हल्के वाले तुम बाद में गिरो। वैक्यूम में गिराया, दोनों सेम गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि जिसको जल्दी गिरना चाहिए था उसका इनर्शिया ज्यादा है, नहीं गिरने देगा। क्योंकि ऐसे छोड़ेंगे ना ऑब्जेक्ट को, तो पहले वो कहां पर है, रेस्ट पर है। जैसे ही ड्रॉप करेंगे इसका इनर्शिया इसको रोकेगा। हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी अपनी इनएबिलिटी होती है, इनएबिलिटी कि वो अपनी मोशन को ना बदले। रेस्ट पर है, रेस्ट पर रहना चाहेगा। कितना मजबूत है ये रेस्ट रहने के लिए? जितना इसका मास ज्यादा, उतना ज्यादा ये मजबूत है। इन दोनों में से किसका इरादा अपने मोशन को बदलने का ज्यादा नहीं है? फिर से सिंपल लैंग्वेज में, इन दोनों में से किसका इनर्शिया ज्यादा नहीं है? ज्यादा नहीं है हल्के वाले का, तो ये पहले गिरना चाहेगा और ये थोड़ा सा लेट, तो ये 5 से 7 हो जाता है और ये पहले 10 से 7 हो जाता है। इसलिए चाहे हल्का हो चाहे भारी हो, वैक्यूम में सेम रेट से गिरता है। अच्छा, इसीलिए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में क्या बनता है कि ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है डिपेंड नहीं करेगा। और यह बात भी समझ में आ गई आपको? कभी कंफ्यूजन तो नहीं अब? क्योंकि हमारे लिए इसको समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें और आगे चलते हैं लेकर। देखिए, अब ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट आने वाले हैं जिसको और समझना इंपॉर्टेंट हो गया है। देखो पहला क्या है, ये हम पहले से जानते हैं कि ग्रेविटेशन इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। क्या मीनिंग है कंजर्वेटिव फोर्स की? तो ऐसी फोर्स जो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, मतलब कि ऑब्जेक्ट को हम ऐसे ले जाएं चाहे ऐसे घुमा के लेकर इस पॉइंट पर आए, तो वो डिपेंड करती है कि आपकी पहले पोजीशन क्या थी और अब पोजीशन क्या है। तो यहां से यहां तक का जितना वर्क डन, उतना ही वर्क डन ऐसे घुमा के लाने का, है ना। और ऐसे ही फोर्स में इंपॉर्टेंट क्या है कि इसी फोर्स में जितनी भी हम एनर्जी का लॉ पढ़ते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, वो कंजर्व होती है। काइनेटिक एंड पोटेंशियल कैसे होती है देखा था हमने अभी। ये देखो, ग्रेविटेशन फोर्स चेंजेस व्हेन वी चेंज लोकेशन। जगह का बदलने से ग्रेविटेशन फोर्स बदलती है। ये भी देखा था ना कि लाइक ये ग्रेविटेशन फोर्स, ऐसे फील्ड फोर्स है ना, इमेजिनरी लाइन। अगर हम इस पॉइंट से ऊपर जाएं तो ग्रेविटेशन फोर्स बदल जाएगी। डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट के पास जा रहे हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स इंक्रीज हो रही है। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है और हम यहां से यहां जा रहे हैं तो दूर जाने पे डिक्रीज होती है। न्यूटन्स का लॉ। अच्छा, न्यूटन्स के लॉ को हम क्या समझे? हम ये समझे कि ग्रेविटेशन बहुत पहले से एक हिस्ट्री बनती आ रही है, लेकिन न्यूटन ने यह समझाया कि कोई भी प्लेनेट रोटेट क्यों करता है। सबको पता था करता है, क्या होगा पता है, लेकिन न्यूटन ने किसके बारे में मेन बताया कि ये सब एक फोर्स है, कि ये सब एक फोर्स है जो इन सबको एक ऑर्बिट में बांध के रखती है। अब ये कैसे काम करती है? मैंने क्या बोला? ऑर्बिट में बाउंड करके रखती है, बांध के रखती है। कैसे हो सकता है ये? देखो, उनका एक बहुत खूबसूरत सा एक एक्सपेरिमेंट, उन्होंने कहा कि अगर आप अर्थ की सरफेस पर हैं, यहां पर खड़े हैं, आप एक कैनन बॉल को थ्रो कर या किसी से शूट करते हैं,
तो कैनन बॉल जब जाएगी ऐसे करके, अगर उसके पास रफ्तार ज्यादा नहीं है तो वो यहां पर ग्रेविटी के कारण खिंच जाएगी, उसको ग्रेविटी अर्थ की खींच लेगी। अच्छा, कहां से फोर्स काम करती है? सेंटर से। क्यों करती है? न्यूटन्स के लॉ किसके लिए वैलिड होते हैं? पॉइंट मास के लिए। और ये सब देखा अभी। और इसको और तेजी से थ्रो करते हैं तो ये ऐसे आ जाएगी, और तेजी से करें तो ये ऐसे नहीं आ पाएगी, एंड दिस विल मेक ऑर्बिट। ये जो रास्ता बना ये वाला, यही क्या है? ऑर्बिट है। इसी वजह से सारे प्लेनेट सन के अराउंड या अर्थ के अराउंड रोटेट करते हैं। कौन करता है? सैटेलाइट। हम यहां से रॉकेट को लॉन्च करते हैं और सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट लगाती है, ऑर्बिट करती है। क्यों करती है? मैंने ये कहा आपसे कि अगर ये रफ्तार कम, ग्रेविटी खींच लेगी। रफ्तार थोड़ी सा बढ़ाया लेकिन सफिशिएंट नहीं है, फिर से खींच लेगी। हमें वो मिनिमम स्पीड चाहिए, है ना, मिनिमम स्पीड जो इसको ऑर्बिट करा सके। तो मतलब क्या? मैंने ये कहा कि मिनिमम स्पीड टू ऑर्बिट ऑब्जेक्ट, टू ऑर्बिट, उसको ऑर्बिट करने के लिए कम से कम स्पीड चाहिए। कहां से आएगा ये सब आइडिया? कैसे हम सोचेंगे इसको? अच्छा, इन सबको हम ध्यान से समझेंगे। उससे पहले एक और कंसेप्ट कर लेते हैं, वर्क डन अंडर ग्रेविटेशन फोर्स। देखो एक बात और, ये ऑब्जेक्ट अर्थ में ऐसे क्यों घूम रहा है? क्योंकि यहां तक अर्थ अपनी ग्रेविटी से इसको खींच रहा है। खींच पाया क्या? नहीं। क्यों नहीं खींच पाया? इसको अभी तक गिर जाना चाहिए था। जो ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया ऐसे करके, अगर अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है तो आ जाना चाहिए था। हम अक्सर सोचते हैं कि जब ग्रेविटेशन फोर्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो क्यों मरकरी घूम रहा है, मरकरी को सन के अंदर जाना चाहिए, अर्थ को जाना चाहिए। ये सब ऑर्बिट क्यों करते हैं, है ना? तो न्यूटन ने क्या समझाया? ऑर्बिट क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास एक मिनिमम स्पीड है, एक ऐसी रफ्तार जो क्या क्रिएट कर रही है? ग्रेविटेशन फोर्स के अपोजिट एक फोर्स। देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स काम करे और वो ऑब्जेक्ट फोर्स की वजह से मोशन ना बदले, इसका मतलब कि कोई ना कोई और फोर्स है जो उसको बैलेंस कर रही है। जैसे ये नीचे गिरता है क्या? नहीं, क्योंकि एक फोर्स ऊपर लग रही है, एक फोर्स नीचे, तो बैलेंस है ये। इसी तरह जब कोई भी ऑब्जेक्ट, सैटेलाइट अर्थ को ऑर्बिट कर रही है, एक फोर्स हम जानते हैं, ग्रेविटेशन, इसको ऐसे अट्रैक्ट कर रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि इसको कैंसिल करने के लिए कोई दूसरी फोर्स भी है। वो कौन है? वो कौन सी फोर्स है जो इसके इक्वल एंड अपोजिट है? ठीक, उस पर हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ना? लेकिन आपको समझ में आया ना हमें क्या समझना है? अब उसको समझते हैं एक बार, वर्क डन अंडर ग्रेविटेशन फोर्स। अच्छा, ये देखो, वर्क डन का मतलब क्या? कि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी की कैलकुलेशन की, कि ग्रेविटेशन फोर्स में एनर्जी कितनी यूज होती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्क करा के लेकर आते हैं। मैं यहां से इसको यहां लेकर आ रहा हूं, मेरी एनर्जी खर्च हो रही है ना? कितनी हो रही है खर्च? इसकी कैलकुलेशन चाहिए। लेट्स से मेक कैलकुलेशन फॉर्मूला। हाँ, उससे पहले क्या ये कांस्टेंट है कि ये वेरिएबल है? हम जानते हैं एक लाइन के लिए तो कांस्टेंट है, लेकिन जब एक लाइन से ऊपर जाएंगे तो वेरिएबल है। तो ये मतलब फोर्स वेरिएबल है। अब अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल को कैसे करते हैं कैलकुलेट? डायरेक्ट फॉर्मूला कोई नहीं है। वेरिएबल फोर्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कांस्टेंट फोर्स के लिए है।